जेस्पर जो खरगोशों को चराता था। एक बार एक राजा था जो सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कहीं एक राज्य पर शासन करता था। यह उतना ही छोटा था जितना पुराने समय में राज्य हुआ करते थे, और जब राजा अपने महल की छत पर जाता और चारों ओर देखता तो उसे हर दिशा में इसके छोर दिखाई देते। लेकिन चूंकि यह सब उसका अपना था, इसलिए उसे इस पर बहुत गर्व था और अक्सर आश्चर्य होता था कि उसके बिना ये कैसे चलेगा। उसका केवल एक बच्चा था और वो एक बेटी थी, इसलिए उसने पहले से ही सोच लिया था कि उसे एक ऐसा पति प्रदान किया जाना चाहिए जो उसके बाद राजा बनने के योग्य हो। राजकुमारी के लिए उपयुक्त वर के रूप में पर्याप्त धनी और चतुर व्यक्ति कहाँ मिलेगा, यही बात उसे परेशान करती थी और अक्सर उसे रात में जागने पर मजबूर कर देती थी। आखिरकार उसने एक योजना बनाई। उसने अपने पूरे राज्य में एक घोषणा करवाई और अपने नज़दीकी पड़ोसियों से भी इसे अपने राज्य में प्रकाशित करने के लिए कहा कि जो कोई भी उसे राजा द्वारा देखे गए सबसे बेहतरीन मोतियों में से एक दर्जन लाकर देगा और उसके लिए निर्धारित कुछ कार्य कर सकेगा, उससे उसकी बेटी का विवाह कर दिया जाएगा और समय आने पर वह राजगद्दी पर बैठ जाएगा। उसने सोचा कि मोती केवल एक बहुत अमीर आदमी ही ला सकता है और इन कार्यों को पूरा करने के लिए असाधारण प्रतिभा की आवश्यकता होगी। बहुत से लोग थे जो राजा द्वारा प्रस्तावित शर्तों को पूरा करने की कोशिश करते थे। अमीर व्यापारी और विदेशी राजकुमार एक के बाद एक खुद को पेश करते थे, इसलिए कुछ दिनों तक उनकी संख्या काफी परेशान करने वाली थी। लेकिन हालांकि वे सभी शानदार मोती बना सकते थे, उनमें से कोई भी उन्हें दिए गए सबसे सरल कार्य को भी पूरा नहीं कर सकता था। कुछ ऐसे भी आए जो केवल साहसी थे और उन्होंने नकली मोतियों के साथ बूढ़े राजा को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं फंसने वाले थे और उन्हें जल्द ही उनके व्यवसाय के लिए भेज दिया गया। कई हफ्तों के अंत में शादी के लिए प्रस्तावकों की धारा कम होने लगी और अभी भी उपयुक्त दामाद की कोई संभावना नहीं थी। अब ऐसा हुआ कि राजा के राज्य के एक छोटे से कोने में समुद्र के किनारे एक गरीब मछुआरा रहता था, जिसके 3 बेटे थे और उनके नाम पीटर, पॉल और जेस्पर थे। पीटर और पॉल बड़े हो चुके थे, जबकि जेस्पर अभी अभी जवान होने वाला था। दोनों बड़े भाई सबसे छोटे भाई से बहुत बड़े और ताकतवर थे, लेकिन जेस्पर तीनों में सबसे चतुर था। हालांकि न तो पीटर और न ही पॉल इस बात को स्वीकार करते थे। हालांकि यह एक सच्चाई थी, जैसा कि हम अपनी कहानी के दौरान देखेंगे। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने गया और दिन भर की अपनी पकड़ में से 3 दर्जन सीपे घर ले आया। जब इन्हें खोला गया तो हर खोल में एक बड़ा और सुंदर मोती था। इस पर तीनों भाइयों ने एक ही पल में राजकुमारी के लिए खुद को पेश करने का विचार बनाया। कुछ चर्चा के बाद ये तय हुआ कि मोतियों को लॉटरी से बांटा जाना चाहिए और प्रत्येक को उसकी उम्र के अनुसार मौका दिया जाना चाहिए। बेशक अगर सबसे बड़ा सफल होता है तो बाकी 2 को कोशिश करने की परेशानी से बचाया जाएगा। अगली सुबह पीटर ने अपने मोती एक छोटी टोकरी में रखे और राजा के महल की ओर चल पड़ा। वह अभी कुछ दूर ही गया था कि उसे चींटियों का राजा और भरिंगों का राजा दिखाई दिया, जो अपनी सेनाओं के साथ एक दूसरे के सामने खड़े होकर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। चींटियों के राजा ने कहा, आओ और मेरी मदद करो, भरिंग हमारे लिए बहुत बड़े हैं। हो सकता है कि मैं किसी दिन बदले में तुम्हारी मदद करूं। मेरे पास दूसरों के मामलों में समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। पीटर ने कहा, जितना हो सके उतना संघर्ष करो, और यह कहकर वह वहां से चला गया और उन्हें छोड़ दिया। रास्ते में थोड़ा आगे उसे एक बूढ़ी औरत मिली। सुप्रभात युवक, उसने कहा, तुम जल्दी उठ गए हो। तुम्हारी टोकरी में क्या है? भस्म, पीटर ने तुरंत कहा और आगे बढ़ते हुए अपने आप से कहा, इसे बहुत जिज्ञासु समझो। बहुत अच्छा, राख हो जाए। बूढ़ी औरत ने उसे पीछे से पुकारा, लेकिन उसने ऐसा दिखावा किया जैसे उसने उसकी बात नहीं सुनी। बहुत जल्द वह महल में पहुंच गया और उसे तुरंत राजा के सामने लाया गया। जब उसने टोकरी से ढक्कन हटाया तो राजा और उसके सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा कि ये सबसे बेहतरीन मोती हैं जो उन्होंने कभी देखे थे और वे उनसे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। लेकिन फिर एक अजीब बात हुई। मोतियों की सफ़ेदी खत्म होने लगी और उनका रंग काफ़ी फीका पड़ने लगा। फिर वे काले होते गए और आखिरकार वे बहुत सारे राख जैसे हो गए।
पीटर इतना हैरान था कि वह अपने लिए कुछ नहीं कह सका, लेकिन राजा ने दोनों के लिए काफी कहा और पीटर अपने पैरों की गति से फिर से घर जाने के लिए खुश था। हालांकि अपने पिता और भाइयों को उसने अपने प्रयास के बारे में कुछ नहीं बताया, सिवाय इसके कि यह विफल रहा था। अगले दिन पॉल अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़ा। जल्द ही उसकी नज़र चींटियों के राजा और भरिंगों के राजा पर पड़ी, जो अपनी सेनाओं के साथ पूरी रात युद्ध के मैदान में डेरा डाले रहे थे और फिर से लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार थे। चींटियों के राजा ने कहा, आओ और मेरी मदद करो, कल हमें बहुत बुरा लगा। हो सकता है कि मैं किसी दिन बदले में तुम्हारी मदद करूं। पॉल ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है, भले ही आज तुम्हें इसका सबसे बुरा परिणाम भुगतना पड़े। मेरे पास तुम्हारे झगड़ों में शामिल होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण काम है। वह आगे चला गया और कुछ ही देर में वही बूढ़ी औरत उससे मिली। उसने पूछा, सुप्रभात, आपकी टोकरी में क्या है? भस्म, पॉल ने कहा, जो अपने भाई की तरह ही अहंकारी था और अन्य लोगों को अच्छे शिष्टाचार सिखाने के लिए उतना ही उत्सुक था। ठीक है, राख हो जाए, बुढ़िया उसके पीछे चिल्लाई, लेकिन पॉल ने न तो पीछे मुड़कर देखा और न ही उसे जवाब दिया। हालांकि उसने जो कुछ कहा उसके बारे में उसने और सोचा, जब उसके मोती भी राजा और दरबारियों की आंखों के सामने राख हो गए। फिर उसने बिना समय गंवाए घर वापस आ गया, और जब उससे पूछा गया कि उसे सफलता कैसे मिली, तो वह बहुत उदास हो गया। तीसरा दिन आया और उसके साथ ही जेस्पर की बारी आई अपनी किस्मत आजमाने की। वह उठा और नाश्ता किया, जबकि पीटर और पॉल बिस्तर पर लेटे हुए थे और उसे भद्दी भद्दी बातें कह रहे थे कि वह जितनी जल्दी गया था उससे जल्दी वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर वे असफल हो गए तो यह नहीं माना जा सकता कि वह सफल होगा। जेस्पर ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने मोती छोटी टोकरी में रख दिए और चला गया। चींटियों का राजा और भरिंगों का राजा फिर से अपने मेजबानों को संगठित कर रहे थे, लेकिन चींटियों की संख्या बहुत कम हो गई थी और उस दिन उनके टिकने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके राजा ने जेस्पर से कहा, आओ और हमारी मदद करो, नहीं तो हम पूरी तरह से हार जाएंगे। हो सकता है कि मैं किसी दिन बदले में तुम्हारी मदद करूं। अब जेस्पर ने हमेशा चींटियों को चतुर और मेहनती छोटे जीव के रूप में सुना था, जबकि उसने कभी किसी को भरिंगों के लिए एक भी अच्छा शब्द कहते नहीं सुना था, इसलिए वह वांछित मदद देने के लिए सहमत हो गया। उसके द्वारा किए गए पहले हमले में भरिंगों की कतारें टूट गईं और वे घबराकर भाग गए, और जो लोग छेद के सबसे करीब थे वे सबसे अच्छे तरीके से बच निकले और जेस्पर के जूते के उन पर गिरने से पहले उसमें घुस गए। कुछ ही मिनटों में चींटियों ने पूरे मैदान पर अपना कब्जा कर लिया और उनके राजा ने जेस्पर को बहुत ही शानदार भाषण दिया, उनके द्वारा की गई सेवा के लिए उसे धन्यवाद दिया और किसी भी मुश्किल में उसकी मदद करने का वादा किया। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम मुझे बुला लेना, चाहे तुम कहीं भी रहो। मैं कहीं से भी दूर नहीं रहता, और अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो मैं ऐसा करने से नहीं चूकूंगा। जेस्पर को ये सुनकर हंसी आ गई, लेकिन उसने गंभीर चेहरा बनाए रखा, कहा कि वह इस प्रस्ताव को याद रखेगा और आगे बढ़ गया। सड़क के एक मोड़ पर अचानक उसकी नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा, तुम्हारी टोकरी में क्या है? मोती, जेस्पर ने कहा, मैं उन्हें लेकर राजकुमारी को जीतने महल जा रहा हूँ। और हो सकता है कि वह उस पर विश्वास न करे, इसलिए उसने ढक्कन उठाया और उसे मोती देखने दिए। सुंदर, बूढ़ी औरत ने कहा, वास्तव में बहुत सुंदर, लेकिन वे राजकुमारी को जीतने में बहुत कम मदद करेंगे, जब तक कि आप उन कार्यों को पूरा न कर सके जो आपको दिए गए हैं। फिर भी, उसने कहा, मैंने देखा कि आप अपने साथ खाने के लिए कुछ लाए हैं। क्या आप मुझे वह नहीं देंगे? आपको महल में अच्छा खाना जरूर मिलेगा। हाँ, बिल्कुल, जेस्पर ने कहा, मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, और उसने अपना पूरा दोपहर का भोजन बूढ़ी औरत को सौंप दिया। वह अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि बुढ़िया ने उसे वापस बुलाया। ये लो, उसने कहा, अपने लंच के बदले में ये सीटी ले लो। ये देखने में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसे बजाओगे तो जो कुछ भी तुमने खोया है या जो तुमसे छीना गया है वो एक पल में तुम्हारे पास वापस आ जाएगा।
जेस्पर ने सीटी के लिए उसे धन्यवाद दिया, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उस समय यह उसके लिए क्या उपयोगी थी, और वह महल की ओर चल पड़ा। जब जेस्पर ने राजा को अपने मोती भेंट किए तो उन्हें देखने वाले सभी लोग आश्चर्य और प्रसन्नता से झूम उठे। हालांकि ये जानकर उन्हें अच्छा नहीं लगा कि जेस्पर एक साधारण मछुआरा था, वह उस तरह का दामाद नहीं था जिसकी राजा को उम्मीद थी, और उसने रानी से ऐसा ही कहा। कोई बात नहीं, उसने कहा, आप आसानी से उसे ऐसे कार्य दे सकते हैं जिन्हें वह कभी नहीं कर पाएगा, हम जल्दी उससे छुटकारा पा लेंगे। हाँ बिल्कुल, राजा ने कहा, वास्तव में आजकल हम सब कुछ भूल जाते हैं, क्योंकि हम सब बहुत व्यस्त हो गए हैं। उस दिन जेस्पर ने राजा और रानी और उनके कुलीनों के साथ भोजन किया और रात को उसे एक ऐसे शयन कक्ष में ले जाया गया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये सब उसके लिए इतना नया था कि वह एक पल भी सो नहीं सका, खासकर इसलिए क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता था कि उसे किस तरह के काम दिए जाएंगे और क्या वह उन्हें पूरा कर पाएगा। बिस्तर की कोमलता के बावजूद जब आखिरकार सुबह हुई तो वह बहुत खुश हुआ। नाश्ता खत्म होने के बाद राजा ने जेस्पर से कहा, बस मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हें पहले क्या करना चाहिए। वो उसे खलिहान में ले गया और वहां फर्श के बीच में अनाज का एक बड़ा ढेर था। यहाँ राजा ने कहा, आपके पास गेहूं, जौ, जई और राई का एक मिश्रित ढेर है, प्रत्येक एक बोरी भर है। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले आपको इन्हें 4 ढेरों में बांटना होगा, और अगर एक भी दाना गलत ढेर में पाया जाता है तो आपको मेरी बेटी से शादी करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा ताकि कोई भी आपकी मदद करने के लिए अंदर न आ सके, और मैं नियत समय पर वापस आऊंगा ये देखने के लिए कि आपने कितनी सफलता प्राप्त की है। राजा चला गया और जेस्पर निराशा में अपने सामने पड़े काम को देखने लगा। फिर वह बैठ गया और उसने कोशिश की कि वह क्या कर सकता है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि अकेले अकेले वह समय पर यह काम पूरा नहीं कर सकता। सहायता का सवाल ही नहीं उठता जब तक कि उसे अचानक लगा जब तक कि चींटियों का राजा मदद न कर सके। उसने उसे पुकारना शुरू किया और कुछ मिनट बीतने से पहले ही वह शाही व्यक्ति प्रकट हुआ। जेस्पर ने बताया कि वह किस मुसीबत में था। बस इतना ही, चींटी ने कहा, हम जल्दी ही इसे ठीक कर देंगे। उसने शाही संकेत दिया और 1-2 मिनट में चींटियों का एक जत्था खलिहान में उमड़ पड़ा, जिन्होंने राजा के आदेश पर अनाज को उचित ढेरों में अलग करने का काम शुरू कर दिया। जेस्पर ने उन्हें कुछ देर तक देखा, लेकिन छोटे जीवों की लगातार हरकतों और पिछली रात को न सो पाने के कारण वह जल्द ही गहरी नींद में सो गया। जब वह फिर से उठा तो राजा अभी अभी खलिहान में आया था, और ये देखकर आश्चर्यचकित था कि न केवल काम पूरा हो गया था, बल्कि जेस्पर को झपकी लेने का समय भी मिल गया था। अद्भुत, उसने कहा, मैं इस बात पर विश्वास ही नहीं कर सकता था कि यह संभव है। हालांकि सबसे कठिन क्षण अभी आना बाकी है, जैसा कि आप कल देखेंगे। जेस्पर ने भी यही सोचा जब अगले दिन का काम उसके सामने रखा गया। राजा के खेल रक्षकों ने 100 जीवित खरगोश पकड़े थे, जिन्हें एक बड़े घास के मैदान में छोड़ा जाना था, और वहां जेस्पर को पूरे दिन उन्हें चराना था और शाम को उन्हें सुरक्षित घर लाना था। अगर एक भी गायब हो गया तो उसे राजकुमारी से शादी करने का सारा विचार छोड़ देना था। इससे पहले कि वह इस तथ्य को पूरी तरह से समझ पाता कि यह एक असंभव काम था, रखवालों ने उन बोरों को खोल दिया था जिनमें खरगोशों को मैदान में लाया गया था, और छोटी पूंछ को हिलाकर और लंबे कानों को फड़फड़ाकर 100 में से हर एक खरगोश अलग अलग दिशा में उड़ गया। राजा ने चलते हुए कहा, अब देखते हैं कि तुम्हारी चतुराई क्या कर सकती है। जेस्पर हैरानी से अपने चारों ओर देखता रहा और अपने हाथों से कुछ बेहतर करने के लिए न पाकर उसने अपनी जेबों में हाथ डाला, जैसा कि वह करता था। यहाँ उसे कुछ मिला जो बुढ़िया द्वारा उसे दी गई सीटी निकली। उसे याद आया कि उसने सीटी के गुणों के बारे में क्या कहा था, लेकिन उसे संदेह था कि क्या इसकी शक्ति 100 खरगोशों तक पहुंच पाएगी, जिनमें से प्रत्येक अलग दिशा में चला गया था और इस समय तक कई मील दूर हो सकता था। हालांकि उसने सीटी बजाई और कुछ ही मिनटों में खरगोश खेत के चारों तरफ की बाड़ को पार करके उछलते हुए आए, और कुछ ही देर में सभी उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठ गए। उसके बाद
जेस्पर ने उन्हें अपनी मर्जी से दौड़ने दिया जब तक वे खेत में रहे। राजा ने एक रक्षक से कहा कि वह थोड़ी देर रुककर देखे कि जेस्पर का क्या हुआ। हालांकि उसे इस बात पर संदेह नहीं था कि जैसे ही उसे लगेगा कि सब कुछ ठीक है, वह अपने पैरों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा और फिर कभी महल में नहीं आएगा। इसलिए उसे बहुत आश्चर्य और झुंझलाहट के साथ खरगोशों की रहस्यमय वापसी और जेस्पर के अपने काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने की संभावना के बारे में पता चला। उनमें से एक को किसी भी तरह उसके हाथ से छुड़ाना होगा, उसने कहा। मैं रानी से मिलकर इस बारे में बात करूंगा, वो योजनाएं बनाने में माहिर है। थोड़ी देर बाद एक लड़की जो मैली कुचली पोशाक में थी खेत में आई और जेस्पर के पास आई। मुझे भी इनमें से एक खरगोश दे दो, उसने कहा। हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं जो रात के खाने के लिए रुकेंगे और हमारे पास उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं नहीं कर सकता, जेस्पर ने कहा। एक बात तो यह है कि वे मेरे नहीं हैं, दूसरी बात यह है कि शाम को वे सब मेरे पास होंगे या नहीं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। लेकिन लड़की ने, और वह बहुत सुंदर लड़की थी, यद्यपि बहुत गंदे कपड़े पहने हुए थी, उनमें से एक के लिए इतनी विनती की कि अंततः उसने कहा, बहुत अच्छा, मुझे एक चुंबन दो और तुम भी उनमें से एक ले लोगी। वह देख सकता था कि उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन उसने सौदे पर सहमति जताई, उसे चूमा और अपने एप्रन में खरगोश को लेकर चली गई। हालांकि वो मुश्किल से खेत से बाहर निकली थी जब जेस्पर ने अपनी सीटी बजाई और खरगोश तुरंत एक मछली की तरह अपनी कैद से बाहर निकल आया और अपनी पूरी गति से अपने मालिक के पास वापस चला गया। इसके कुछ समय बाद ही खरगोशों का झुंड फिर आया। इस बार यह एक मोटी बूढ़ी औरत थी जो किसान की पोशाक में थी, जो अप्रत्याशित आगंतुकों के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए खरगोश की तलाश में थी। जेस्पर ने फिर से मना कर दिया, लेकिन बूढ़ी औरत इतनी जिद कर रही थी और किसी भी तरह से मना करने को तैयार नहीं थी, इसलिए आखिरकार उसने कहा, बहुत अच्छा, तुम्हें एक खरगोश मिलेगा और इसके लिए तुम्हें कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा, यदि तुम केवल मेरे चारों ओर पैर की उंगलियों पर चलोगे, आकाश की ओर देखोगे और मुर्गी की तरह चहचहाओगे। अरे, उसने कहा, किसी से ऐसा करने के लिए कहना कितनी हास्यास्पद बात है। जरा सोचो कि अगर पड़ोसी मुझे देख लेंगे तो क्या कहेंगे। वे सोचेंगे कि मैं अपना होश खो बैठी हूँ। जैसा आप चाहें, जेस्पर ने कहा, आप ही सबसे बेहतर जानते हैं कि आपको खरगोश चाहिए या नहीं। इसके लिए कोई मदद नहीं थी और बूढ़ी औरत ने अपना काम पूरा करने में एक सुंदर आकृति बनाई। चहचहाहट बहुत अच्छी तरह से नहीं की गई थी, लेकिन जेस्पर ने कहा कि यह काम करेगा और उसे खरगोश दे दिया। जैसे ही वह मैदान से बाहर निकली, सीटी फिर से बजाई गई और लंबे पैर और कान वाले खरगोश एक अद्भुत गति से वापस आ गए। उसी काम से आने वाला अगला व्यक्ति दूल्हे की पोशाक में एक मोटा बूढ़ा आदमी था। उसने शाही पोशाक पहन रखी थी और वह स्पष्ट रूप से अपने बारे में बहुत अच्छा सोचता था। युवक, उसने कहा, मुझे उनमें से एक खरगोश चाहिए, अपना मूल्य बताओ, लेकिन मुझे उनमें से एक चाहिए। ठीक है, जेस्पर ने कहा, तुम इसे आसानी से पा सकते हो। बस अपने सिर के बल खड़े हो जाओ, अपनी एड़ियां आपस में टकराओ और चिल्लाओ, हुर्रे, और खरगोश तुम्हारा हो जाएगा। अरे क्या, बूढ़ी ने कहा, मैं सिर के बल खड़ा हो जाऊंगा, क्या विचार है? ओह, बहुत अच्छी बात है, जेस्पर ने कहा, आपको इसकी जरूरत नहीं है, जब तक कि आप चाहें, आप जानते हैं, लेकिन फिर आपको खरगोश नहीं मिलेगा। ये बहुत हद तक विपरीत दिशा में जा रहा था, ऐसा कोई देख सकता था, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद बूढ़े ने अपना सिर घास पर टिका दिया और अपनी एड़ियां हवा में उठा ली। मारपीट और हुर्रे की आवाजें कमजोर थीं, लेकिन जेस्पर ने बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया और खरगोश को सौंप दिया गया। बेशक, दूसरों की तरह ये भी वापस आने में ज्यादा समय नहीं लगा। शाम हुई और जेस्पर अपने पीछे 100 खरगोशों के साथ घर आया। पूरे महल में बहुत आश्चर्य था और राजा और रानी बहुत परेशान लग रहे थे, लेकिन ये देखा गया कि राजकुमारी वास्तव में जेस्पर को देखकर मुस्कुराए। ठीक है, राजा ने कहा, तुमने ये बहुत अच्छा किया है। यदि तुम उस छोटे से काम में भी सफल हो गए जो मैं तुम्हें कल दूंगा तो हम मामला सुलझा हुआ मान लेंगे
और तुम राजकुमारी से विवाह कर लोगे। अगले दिन ये घोषणा की गई कि यह कार्य महल के बड़े हॉल में किया जाएगा और सभी को इसे देखने के लिए आमंत्रित किया गया। राजा और रानी अपने सिंहासन पर बैठे थे, उनके बगल में राजकुमारी थी और सभी राजा और महिलाएं हॉल के चारों ओर थे। राजा के संकेत पर दो नौकरों ने एक बड़ा खाली टब उठाया, जिसे उन्होंने सिंहासन के सामने खुली जगह में रख दिया और जेस्पर को उसके पास खड़े होने के लिए कहा गया। राजा ने कहा, अब तुम्हें हमें उतने ही निस्संदेह सत्य बताने होंगे जितने से वह टब भर जाए, अन्यथा राजकुमारी तुम्हें नहीं मिलेगी। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि टब कब भर गया है? जेस्पर ने कहा। राजा ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, यह मेरा काम है। वहां उपस्थित सभी लोगों को ये बात अनुचित लगी, लेकिन कोई भी ऐसा कहने वाला पहला व्यक्ति नहीं बनना चाहता था और जेस्पर को इस मामले पर अपना सर्वश्रेष्ठ चेहरा दिखाना पड़ा तथा अपनी कहानी शुरू करनी पड़ी। कल, उसने कहा, जब मैं खरगोशों को चरा रहा था, एक लड़की मेरे पास आई, एक मैले कुचले कपड़े पहने हुए, और मुझसे उनमें से एक देने की विनती की। उसने खरगोश तो ले लिया, लेकिन इसके लिए उसे मुझे एक चुंबन देना पड़ा, और वह लड़की राजकुमारी थी। क्या ये सच नहीं है? उसने उसकी ओर देखते हुए कहा। राजकुमारी शर्मा गई और बहुत असहज दिखी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि यह सच था। राजा ने कहा, इससे टब ज्यादा नहीं भर पाया है, फिर से बोलो। उसके बाद जेस्पर ने कहा, एक मोटी बूढ़ी औरत किसान की पोशाक में आई और खरगोश के लिए भीख मांगी। उसे पाने से पहले उसे मेरे चारों ओर पंजों के बल चलना पड़ा, अपनी आंखें ऊपर करनी पड़ी और मुर्गी की तरह चहकना पड़ा, और वह बूढ़ी औरत रानी थी। क्या ये सच नहीं है? अब रानी बहुत लाल और गर्म हो गई, लेकिन इनकार नहीं कर सकी। राजा ने कहा, ये तो कुछ बात है, लेकिन टब अभी भरा नहीं है। उसने रानी से फुसफुसाकर कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी मूर्ख हो। तुमने क्या किया? उसने जवाब में फुसफुसाकर पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके लिए कुछ करूंगा? राजा ने कहा, और फिर जल्दी से जेस्पर को आगे जाने का आदेश दिया। अगली जगह पर जेस्पर ने कहा, एक मोटा बूढ़ा आदमी उसी काम से आया था। वह बहुत घमंडी और प्रतिष्ठित था, लेकिन खरगोश को पाने के लिए वह वास्तव में अपने सिर पर खड़ा हो गया, अपनी एड़ियों को आपस में टकराया और चिल्लाया, हुर्रे, और वह बूढ़ा आदमी था। रुको, रुको, राजा चिल्लाया, तुम्हें एक और शब्द कहने की जरूरत नहीं है, टब भर गया है। तब पूरे दरबार ने तालियां बजाईं और राजा और रानी ने जेस्पर को अपना दामाद स्वीकार कर लिया, और राजकुमारी बहुत खुश हुई, क्योंकि अब तक वो उससे पूरी तरह प्यार करने लगी थी, क्योंकि वह बहुत सुंदर और बहुत चतुर था। जब बूढ़े राजा को इस पर सोचने का समय मिला, तो उसे पूरा यकीन हो गया कि उसका राज्य जेस्पर के हाथों में सुरक्षित रहेगा, अगर वह खरगोशों को चराने के साथ साथ लोगों की भी देखभाल करे।